किसी भी बाइक को समझने के लिए 7,000 किलोमीटर और 1 साल 5 महीने का एक्सपीरियंस जो है वो पर्याप्त होता है। तो जो मैं समझा हूँ इतने दिनों में वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो राधे राधे मित्रों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे बने रहिएगा। तो आज की वीडियो इस बाइक के ऊपर है कि 1 साल 5 महीने और 7,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस बाइक से मैं कितना खुश हूँ, कितना दुखी हूँ और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में आज कवर हो जाएगा। तो जो सबसे पहला सवाल है कि क्या इस बाइक को लेने के बाद मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इसके पहले पल्सर 150 मेरे पास में थी, तो मैंने वो चलाया हुआ है। उसके बाद मैंने सीधा लिया है N250। बीच में मेरा प्लान था कि मैं N160 या MT-15 की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर उन सबको हटा के सीधा इसको ले लिया। तो इसके अलावा मैंने कोई दूसरी चॉइस रखी ही नहीं। एक ही टारगेट था, मैंने उसको अचीव किया, तो मैं उससे खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिला है। मैंने कुछ और सोच के कुछ और नहीं किया है, मुझे जो करना था मैंने वही किया है, इसलिए मैंने इसको लिया था। रही बात पावर की, तो मैंने इसकी 150 सीसी बाइक चलाया था, ठीक। बीच में मैंने 200 सीसी भी चलाया है, लेकिन उतना ज़्यादा मैंने नहीं चलाया, कभी कभार। तो मैक्सिमम मैंने 150 ही चलाया है। उसके बाद मैंने सीधा 250 सीसी लिया है। तो जो पावर है, फील है, वो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे मैं चल रहा हूँ ना जिस रोड पे, अगर ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, तो चौथे गियर से पाँचवें गियर लगाने का काम बहुत ही कम है, बहुत कम लगाना पड़ता है। मैक्सिमम चौथे गियर में ही हमारी गाड़ी यहाँ पे चल जाती है, और कभी कभी पाँचवा गियर लगाते हैं तो वो 100 से ऊपर जाना होता है तभी लगता है। बाकी 100 से नीचे अगर है तो वो 100 से ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है, और नीचे चलने के लिए चौथा गियर पर्याप्त है। अब अगर बाइक ऐसे चल रही है, मतलब हाई स्पीड में, जैसे मैं बताया आपको चौथे गियर में 100 के अंडर में, मैं 100 के नीचे ही चल रहा हूँ, तो और रेगुलर इसी स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, तो उसमें माइलेज क्या आ रहा है? तो माइलेज जो है 35 से ऊपर नहीं जा रहा है और 30 से नीचे नहीं आ रहा है, बस यही वो है। बाकी एग्जैक्ट जो है अब मेरे को पता नहीं चल पाया है। मैंने इसमें मीटर सेट किया हुआ है, ये ट्रिप ए जो है 71.9 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, और इसमें दिखा रहा है 41 का माइलेज। अब ये 100-150 तक चल जाएगा ना, फिर मैं इसको जब टैंक रिफ्यूल करूँगा तो पूरा माइलेज जो है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो भी इसमें मैंने रिसेंटली फ्यूल डलवाया है। एक तो चलती बहुत कम है। अब 1 साल 5 महीना मतलब 17 महीने में सिर्फ 7,000 किलोमीटर चली है। ये देखिए 7,025 किलोमीटर। तो टाइम के हिसाब से इतना किलोमीटर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि रनिंग नहीं है ना, तो इसलिए माइलेज टेस्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है। हालांकि वो भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। अभी मैंने मीटर दिखाया तो मेरे को याद आया कि पांडे जी मेरे को बता रहे थे, जैसे अभी ये पूरा वाइट दिख रहा है, ये भी पूरा वाइट है, ये भी पूरा वाइट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये थोड़ा सा इस पर ब्लैक लाइन्स आ जाती हैं। अब वो क्यों आती हैं पता नहीं, मैंने इसको सुबह में नोटिस किया था। अभी मैं इसको बंद करके और एक बार फिर से चालू करके देख रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ सही दिख रहा है, अभी तक तो फ़िलहाल सही है। अगर कभी ऐसा इशू आता है तो मैं आपको ज़रूर इसमें दिखाऊंगा। लेकिन ये चीज़ एक इसमें है कि वो मीटर पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। एक समस्या और थी जो मुझे पांडे जी ने बताया है कि इसमें पता नहीं क्यों पीछे से आवाज़ आ रही है, इधर से कहाँ से आवाज़ आती है, इधर से आवाज़ आती है ना। अब यहाँ से कहाँ से आवाज़ आती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सब कुछ हिला डुला के देख लिया, सारे नट बोल्ट्स तो टाइट हैं, तो फिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने एजेंसी में भी दिखाया, नट बोल्ट टाइट करवा दिया, लेकिन फिर भी वो आवाज़ कभी कभी आती है। फिर मैंने नंबर प्लेट को चेंज किया है, तब से शायद नहीं आ रही, लेकिन मैंने दोबारा उसको चेक भी नहीं किया है। अब बात आती है कि मैंने 1.5 साल में इस बाइक पे खर्चा कितना किया है। तो पहले जो फ्यूल का कॉस्ट है वो अलग कर देते हैं। 7,000 किलोमीटर और मोटा मोटा 35 का माइलेज मान लेते हैं, तो लगभग 12-15 हज़ार 20 हज़ार का फ्यूल जो भी गया होगा वो फ्यूल गया होगा। उसके बाद का खर्चा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। बस मैंने इसमें PPF करवाया था, उस 1900 रुपये कुछ पड़ा था, वो करवाया है मैंने। और उसके अलावा तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। एक चीज़ करवाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे जो बाइक चलाता है सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो क्या है ये इसका हॉर्न। भाई इसका हॉर्न इतना स्लो है ना, स्लो है ठीक है, रेगुलर बजता भी नहीं है। उसका जब मन करेगा बजेगा, नहीं मन करेगा नहीं बजेगा, बंद हो जाएगा। स्पेशली जब मैं गाड़ी को वॉश करूँगा ना, उसके बाद तो पूरा लगे उसको कोई गला दबा दिया है, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। 7,000 किलोमीटर चलने के बाद मतलब इसके 7 से हो गया है, लेकिन अभी तक केवल 3 सर्विस हुई है, और तीनों सर्विस का मिला के लगभग 800-800 2 बार लगा था, एक बार शायद से 1100-1200 के आसपास कुछ लगा है। तो वही लगभग 3,000 के अंदर ही 3 सर्विस जो इसकी हुई है वो उसकी सर्विस हो गई है। एक सर्विस में थोड़ा सा नाटक हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम पे यहाँ पे था नहीं, मैं था पटना में, और एजेंसी वाले अपने से एंट्री चढ़ा दिए थे। फिर मैं गया, बात हुआ, तो फिर वो बोले हुआ आपको इसको भी हम फ्री में ही मेंटेन कर देंगे। फिर वो 200-250 रुपये लिए थे, लेकिन हो गया, कौन उतने के लिए माथा पच्ची करे। तो इस तरह से भी 3 सर्विस हुई है, 7 किलोमीटर चली है। अब इसका धीरे धीरे मैचअप हो रहा है, और फिर देखते हैं कब तक ये मैचअप होता है। और सर्विस तो खैर ठीक है,
सर्विसिंग के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन सर्विस से पहले भी मेरे को दिक्कत थी और सर्विस के बाद भी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या क्या है, मैंने शायद बताया रहा होगा आपको बहुत दिन पहले कि जब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो पता नहीं क्यों इधर से चूँ चूँ की आवाज़ आती है, और इस पर ये लाइनिंग भी बनी हुई है। एजेंसी वाले बोलते हैं कि वो उसमें बरसात में उसके जो ब्रेक पैड्स हैं उसमें वो डस्ट वगैरह जो पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाते हैं, इसलिए वो आवाज़ आती है। तो मैंने ब्रेक पैड्स दोनों क्लीन करवा दिए, फिर भी आवाज़ आ रही है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है उसी के बाद जो सर्विस के पहले और बाद में दोनों थी, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ना, मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। बाइक को स्टार्ट करने पे ना टन टन की आवाज़ आती है। ये आवाज़ टन टन की मैंने मैकेनिक को दिखाया एजेंसी में सर्विस के टाइम पे। वो बोले टाइमिंग चेन का दिक्कत है, वो लूज उसको टाइट कर देंगे सही हो जाएगा। मैं बोला ठीक है कर दीजिए। अब वो उसको टाइट किए फिर भी आवाज़ आ रही है। तो अब ये केवल मेरी बाइक में दिक्कत है कि सबकी बाइक में दिक्कत है, ये मेरे को थोड़ा सा जानना है, ताकि इसमें मैंने हेडलाइट चेंज करवाया था इसका भी कुछ उपाय मैं करवा सकूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन है, तो मैं बस इसका जवाब देना चाहता हूँ। भाई जज मत करना इस बात को। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई जब सेम डिज़ाइन N160 की है तो उसको छोड़ के इसको क्यों लिए, ये किस काम आती है। तो भाई मेरा शौक़ था इसलिए लिया। बोलते हैं भाई तुम अमीर हो इसलिए लिए हो। भाई वो क्या होता है, मतलब किसी का शौक़ है तो आदमी ले ले तो अमीर हो गया। भाई शौक़ है आप भी लो, जिसको जो शौक़ रहेगा वही तो लेगा। और इसी से फिर क्या है, ये मेरी बाइक का नंबर। भाई जिसको जो पसंद है वो उसको ले सकता है, इसमें अमीर गरीब का क्या हुआ। बाकी जिसको जो लगे वो सोचने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो भी है ये मेरा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मैंने GoPro में एक चीज़ भी नोटिस किया है। जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था स्टोरेज था 90 GB, और जब रिकॉर्डिंग में इतनी सारी कर चुका हूँ अब देखो 95 GB। भाई स्टोरेज घटना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है। अब देखता हूँ क्या होता है। तो फिलहाल तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और पर्याप्त सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ और आगे देता रहूँगा धीरे धीरे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। कुछ और सवाल, अभी तो इसके माइलेज टेस्ट आने हैं, टॉप स्पीड वगैरह चेक। अच्छा टॉप स्पीड भाई रोड नहीं है अभी फ़िलहाल इधर चलने के लिए। सैटरडे को जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं चेक करूँगा इसकी कि कितनी जा सकती है। अच्छी रोड मिली तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कंफर्टेबली 100, 110, 120 जाएंगे बहुत है उतना। तो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।